सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने जा रहे हैं। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, हर तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं। कल सुबह शुभ मुहूर्त में सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले बद्री विशाल के धाम को बेहद रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। करीब 20 कुंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है और बद्री विशाल का मंदिर सज चुका है। तीर्थ यात्री भी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। यात्रियों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। करीब 20,000 यात्री बद्री विशाल के कपाट खोलने के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। हर कोई बद्री विशाल के कपाट खोलने का इंतजार कर रहा है। व्यवस्थाओं से भी यात्री काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम देव डोली पहुंच चुकी है। शंकराचार्य, उद्धव और कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और साथ ही शंकराचार्य की पावन गद्दी तेल कलश भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुका है। कल सुबह पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा के दरबार में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। ये बाबा की ही कृपा है, निरंतर है। निरंतर यहाँ पे 2013 से आप लखनऊ से आता हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और लगभग मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, लेकिन अब की बार मुझे पहली बार भगवान बद्री विशाल ने मौका दिया कि मैं उनके कपाट खुलते हुए देखूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो भी सरकार को, पूरी सरकार के द्वारा काफ़ी विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ भी उमड़ रखी है। यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के बाद मंदिर से लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्ग में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से चारों तरफ श्रद्धालुओं का जाम लग गया है। पुलिस और प्रशासन भले ही भीड़ को काबू करने में जुटा हुआ है, लेकिन हालात इस कदर हैं कि पैदल मार्ग में ही 4 घंटे तक जाम लग रहा है, जिससे कि यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमित संख्या होने के बाद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं और यात्रा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। आने जाने का कम से कम रास्ता दो होना चाहिए, क्योंकि यही जरूरत है ना। मैक्सिमम लोग ये 60 प्लस के आसपास की एज वाले आते हैं, तब मैं भी 60 प्लस वाला। मैं जम्मू से हूँ, सुबह से लाइन में लगा हूँ। दर्शन किए, वहाँ पे भी कोई उसका तरतीब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे जब दर्शन करके वापस जा रहे हैं तो भी कोई तरतीब नहीं है। वो प्रशासन पता, पुलिस है ही नहीं है कि कहाँ पे है जो हमारे इसको कंट्रोल करे। रही है प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है। ना तो आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना ही पब्लिक को रोका जा रहा है। प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। इतनी परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। देख, मैं इन्हेलर बार बार लेते लेते आ रही। चारधाम यात्रा भी बस शुरू ही हुई है तो भीड़ के साथ विवाद के वीडियोस भी सामने आने लग गए हैं। यमुनोत्री में तो निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आपा खो दिया और पालीगढ़ में जिला पंचायत की इको टोल पर कर्मचारियों से ही भिड़ गए। वीडियो में विधायक संजय डोभाल को सरकारी कागज फेंकते और आग लगाने की बात करते हुए सुना जा सकता है। दरअसल शासन के निर्देश पर जिला पंचायत उत्तरकाशी दूसरे राज्य से आने वाली टूरिस्ट गाड़ियों से इको टैक्स लेती हैं, जहां पर ही पूरा विवाद हुआ। बदसलूकी पर जिला पंचायत के कर्मचारियों ने बड़कोट थाने में विधायक संजय डोभाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। विधायक जी स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आते हैं और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ देते हैं और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। और उनके द्वारा कहा जाता है कि यदि तुम दोबारा इको शुल्क लेते हो तो तुम्हारे चौकी और अन्य चीजों को तोड़ दिया जाएगा। न्यूज सिटी ने इस मामले में विधायक संजय डोभाल का पक्ष जानना चाहा, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह का कोई टैक्स नहीं लेने देंगे और जिला पंचायत का रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल जो अवैध वसूली की जा रही है उसको
तो ऐसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाल का कहना है कि इस वक्त जिला पंचायत का पहला काम यात्रा में सहयोग करना है और इको टैक्स शासन से मंजूर गजट के आधार पर लिया जा रहा है और लोकल गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि विधायक का रवैया ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री को मामले की जांच करवानी चाहिए। विधायक जी को बदसलूकी के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उनको जनता के हित के कार्य करने के लिए बनाया गया है। आज बड़कोट हॉस्पिटल और चिन्हलीसोट हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन के रह गए हैं। उनकी वो सूद नहीं ले रहे, उनके लिए वो लड़ नहीं रहे हैं। छोटे कर्मचारियों से लड़ रहे हैं जो कि उनके व्यवहार के खिलाफ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो इको टैक्स है वो शासन की अनुमति के आधार पर ले जा रहा है और उसके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय विधायक जी का जो ये व्यवहार है और ये जो घटनाक्रम है इसकी जांच करवाई जाए। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा दिए गए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से यहां 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगाए गए हैं और हालांकि 20 काउंटर लगाए जाने के बाद भी यहां चारधाम यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों लाइन में लगकर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि 3 दिनों तक जिला पर्यटन कार्यालय परिसर में रजिस्ट्रेशन काउंटर चलाया गया, लेकिन वहां जगह कम होने के चलते बड़े मैदान में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। हरिद्वार से हो जाएंगे, कोई कह रहा ऋषिकेश से हो जाएंगे, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को चाहिए जब ये चारधाम यात्रा शुरू हुई होनी है, इस तारीख में होनी है, क्यों नहीं व्यवस्था, क्यों डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? मंत्री ने उस परिवहन मंत्री ने इस बात पे वो काम किया। यहाँ पर काउंटर ज्यादा बनाने चाहिए थे। कभी किसी का लैपटॉप नहीं चल रहा, किसी का मोबाइल नहीं चल रहा, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। आदमियों की देखे सुबह से छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो है किसी तरह की अधिक संख्या की होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इसी खुले मैदान में ये इतनी बड़ा पंडाल और संख्या में 20 काउंटर का डिसीजन डीएम साहब ने दिया। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां पर सीएम धामी के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा रूट पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा रूट पर 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। पानी स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। 24 घंटे कंट्रोल रूम से यात्रा पर नजर रखी जा रही है और यात्री भी व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट हैं। निकाय चुनाव से पहले हरिद्वार में तैयार हुई फाइनल वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर लिस्ट बनाने वाले कर्मचारियों के अजब गजब कारनामे देखने को मिले। कनखल क्षेत्र के आचार्यान वार्ड में एक वोटर और उसके पति के नाम के सामने शराब के ब्रांड के नाम लिख दिए गए। लिस्ट में फीमेल वोटर का नाम ब्लैक मॉन्क और पति का नाम ब्लेंडर फ्राइड लिखकर छापा गया। शराब के ब्रांड नाम वाली वोटर लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग भी इस पर चुटकी ले रहे हैं। वोटर लिस्ट में इसके अलावा और भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसमें कई परिवारों के नाम गायब हैं तो कई क्षेत्र के नाम गलत लिखे हुए हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम के निर्देश पर तहसीलदार को जांच दे दी गई है। जांच चल रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मामला क्या सर, क्या आपके सामने क्या पर आया? तो जो आप कह रहे हैं उसी की जांच हो रही है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी का मैं जवाब दे रहा हूं, तो आप जान लीजिए क्या कहा आपने, तो उस वायरल को ठीक करेंगे। यूपी के जौनपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया। लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन को सीएम ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये चुनाव सांसद चुनने या प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का भविष्य चुनने का चुनाव है और देश का भविष्य पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर और जो देशद्रोही लोग हैं जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के
स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों, उनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन दिनों रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस के राहुल गांधी उम्मीदवार हैं और 19 मई को रायबरेली में वोटिंग होनी है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने रायबरेली में अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। चुनाव का निशान हाथ होगा, आप सब लोग हाथ के निशान का बटन दबाएं। विधानसभा और हाईकोर्ट राज्य की पहचान होते हैं, पर पहचान तब होगी जब परमानेंट कैंपस होगा। दोनों संस्थाओं का नया कैंपस बनाने में सरकार का पैसा भी खर्च होगा, तो जमीन भी खोजनी होगी और अब यही सबसे बड़ा पेच है जिस पर सियासत हो रही है। नैनीताल से हाईकोर्ट हटेगा ये तय हो चुका है, तो देहरादून में भी विधानसभा का नया कैंपस बनेगा ये भी तय है। हल्द्वानी में गौला पार तो देहरादून के रायपुर में सरकार ने दोनों नए कैंपस के लिए जगह तय की, पर दोनों जगह फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेच फंस गया। अब सरकार को नया हाईकोर्ट का कैंपस भी बनाना है, तो 70 माननीय विधायकों के लिए विधानसभा भी, पर चुनौती डबल है। पहले तो हाईकोर्ट और विधानसभा के लिए ऐसी जगह खोजनी होगी जहां जमीन की कोई कमी न हो, वो भी सरकारी जमीन। वहां फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसी कोई अड़चन फिर से न आ जाए। जमीन मिलने के बाद दोनों कैंपस के लिए भारी भरकम बजट का इंतजाम भी सरकार को करना होगा। अनुमान है कि हाईकोर्ट और विधानसभा का नया कैंपस बनाने में कम से कम 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च होगा। अब पिक्चर साफ है कि नैनीताल से हाईकोर्ट और देहरादून में विधानसभा शिफ्ट होनी है, तो जमीन से लेकर पैसे का इंतजाम सरकार कैसे करेगी। ऐसी आज IDPL में यदि हाईकोर्ट आता है तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा एज MLA ऑफ ऋषिकेश। और क्योंकि ये निर्णय उस स्तर पे होना है तो ये चर्चा का विषय उसके बाद का हो सकता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ इन दोनों चीजों के लिए पहले इसकी प्राथमिक सारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो, तो उसके बारे में फिर हम विचार करेंगे। उत्तराखंड की आज तक अस्थायी राजधानी तय नहीं है, ये बात हाईकोर्ट के आदेश में भी साफ हो चुकी है। अगर राजधानी तय होती तो 24 साल बाद हाईकोर्ट और विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में बिल्डिंग वीरान पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि पैसे बचाने के लिए गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बना देना चाहिए, तब विधानसभा नहीं बनानी पड़ेगी और सिर्फ हाईकोर्ट की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता वो स्थिति होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गैरसैंण को ही कर देना चाहिए और वहाँ जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में कुछ सुविधाएं और ऐड करके उसी को स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। वो पैसा बचेगा, बाकी हाईकोर्ट के लिए काम करें। जिस राज्य की अस्थायी राजधानी तय न हो वहाँ दो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं के अस्थायी कैंपस बनाने की बात भले थोड़ी अजीब लगे, लेकिन भविष्य में ये दोनों काम करना सरकार के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार। देहरादून की चक्राता में 2 कारों के आमने सामने टक्कर, बाल बाल बचे लोगों की जान। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 4 धाम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का डीएम ने निरीक्षण किया। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर वन विभाग की पौड़ी और श्रीनगर में एडिशनल क्विक रिस्पांस सिस्टम का गठन। 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में दूसरे राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के बाद यात्रा पर जाने की सलाह दी जा रही है। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। रुड़की में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। अल्मोड़ा के रानी धारा क्षेत्र में हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोली। अल्मोड़ा के कई हिस्सों में 3 दिन बाद पानी आया, लेकिन गंदा और बदबूदार पानी आने से लोग परेशान। रिटायर्ड IAS हरवंश चुग को झटका, हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका को खारिज किया। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।